तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आजकल शादी या फिर प्री वेडिंग, शादी से पहले की शादी की चर्चा भी हैं। सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी तैर रही हैं, खबरें भी घूम रही हैं। जामनगर में 3 दिन की शादी पूरी दुनिया में सुर्खियां बनी हुई थी। दुनिया के जितने भी तमाम रईस, अमीर लोग, बड़े बड़े कलाकार, फनकार, बॉलीवुड के तमाम सितारे, बिजनेस की दुनिया के तमाम टाइकून, पॉलिटिशियन, हर फील्ड का, क्रिकेट के खिलाड़ी, सभी फील्ड के लोग एक छत के नीचे मौजूद 3 दिनों तक। वो सारी तस्वीरें, सारी बातें, सारी चीज़ें तो आपने देखी सुनी। अब इत्तेफाक से उस शादी की खबरें थोड़ी सुस्त हुई। एक दूसरी शादी की खबरें ख़ास तौर पर इस वक्त दिल्ली और हरियाणा में खूब सोशल मीडिया पर वायरल है, क्योंकि शादी बड़ी निराली है और ये शादी जिस तरीके से हो रही है वो और भी अजीब है। आमतौर पर शादी की जो तारीख निकाली जाती है, वक्त निकाला जाता है, जगह मुकर्रर होती है, सारी चीज़ें 2 परिवार जहाँ शादी हो रही है उनके बीच में तय की जाती है। फिर लड़के के घर से यानी दूल्हा के घर से बारात निकलती है, दुल्हन के घर तक जाती है या उन्होंने जो जगह बुक करा रखी शादी के लिए वहाँ पहुँचती है। लेकिन ये शादी कई मायनों में बड़ी अलग है। इस शादी की तारीख और वक्त एक कोर्ट के जज ने तय किया। उन्होंने कहा कि इस तारीख को इतने से इतने बजे तक की शादी होगी। अब उन्होंने जो वक्त दिया, जो घंटे दिए 5-6, उसके बाद अब पंडित जी को बुलाया गया, पूछा गया इन 5-6 घंटों में आप सही मुहूर्त बताओ। ऑप्शन और ज़्यादा दिया नहीं था पंडित जी को, क्योंकि कोर्ट का हुक्म है। तब उन 6 घंटों में ही पंडित जी ने मुहूर्त भी निकाल दी। जब मुहूर्त निकली तो फिर शादी का कार्ड छप गया। ये शादी का कार्ड है जो आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। अब शादी का कार्ड छप गया, सारी चीज़ें तय हो गई हैं। अब 12 मार्च को बारात आनी है। 12 मार्च की शादी है। बारात आएगी तिहाड़ जेल से और तिहाड़ जेल से ये बारात निकलेगी, शादी के मंडप पे पहुंचेगी, शादी की रस्में पूरी होंगी और जैसे ही 6 घंटे का वक्त खत्म होगा, दुल्हन अपने घर और दूल्हा सीधे उस शादी के मंडप से वापस तिहाड़ जेल। अब आप कहेंगे कि ये कैसी शादी, कैसी कहानी। काला जठेड़ी का नाम आपने सुना होगा। पिछले 2 साल से सिद्धू मूसावाला के कत्ल के बाद बहुत सारे लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग, उसके गुर्गों की तमाम बातें हुई हैं। मैंने काला जठेड़ी की आपको डिटेल में कहानी भी सुनाई है इसी कहानी के एपिसोड में, तो उसकी पूरी हिस्ट्री सुनाने की ज़रूरत नहीं है। वो आप इस कहानी के आखिर में उसका लिंक डाल दूंगा, आप दोबारा सुन सकते हैं। तो शादी यानी कि दूल्हा काला जठेड़ी है, कभी 7 लाख रुपए का जिस पर इनाम था, और जो दुल्हन है जोड़ी भी, वो लेडी डॉन अनुराधा चौधरी, जिनका एक दूसरा नाम है मैडम मिन्स, एक तीसरा नाम जो खुद काला जठेड़ी ने अनुराधा के लिए रखा था, रिवॉल्वर रानी। तो एक डॉन और एक लेडी डॉन की ये शादी है, वेडिंग है, जिसका कार्ड छप चुका है और बस अब फंक्शन शुरू होने वाला है। अब ये पूरी कहानी, ये शादी, ये इश्क, उसके बाद कोर्ट का ये फरमान, ये सब क्यों है, इसके लिए 2021 में पहले लौटते हैं, फिर इस कोर्ट में चलते हैं और फिर शादी के कार्ड की आपको कहानी बताता हूँ। बात 2021 की है। 2020 में कोरोना दस्तक दे चुका था। पूरी दुनिया के साथ साथ हमारा देश भी कोरोना की चपेट में था। हर तरफ लॉकडाउन, लोग अपने अपने घरों में कैद थे और ऐसे वक्त में कुछ ऐसे कैदी जिनको कैद होना चाहिए वो आज़ाद थे, और उन्हीं में से था एक काला जठेड़ी। सिद्धू मूसावाला के कत्ल के बाद लॉरेंस बिश्नोई के तमाम गैंग और गुर्गे के लोगों के पीछे अलग अलग पुलिस पड़ी थी, और काला जठेड़ी तो वो था जिसके ऊपर 1-2 नहीं बल्कि 7 लाख का इनाम था। सोशल मीडिया पर वो अपने जुर्मों का पूरा हिसाब किताब डालता था, हथियारों का शौक, गाड़ियों का काफिला, और सोशल मीडिया, फेसबुक प्रोफाइल पे उसकी तस्वीरें ऐसे होती थी जैसे वो कोई विलन नहीं है, एक हीरो है। अब उसकी ये सारी हरकतों को देखकर पुलिस भी परेशान, पुलिस की टीम उसके पीछे लगी हुई है। अब काला जठेड़ी लॉकडाउन में इधर से उधर भाग रहा है। इत्तेफाक से उसी वक्त एक और वांटेड उसके साथ भाग रही थी और उसका नाम था अनुराधा चौधरी। अनुराधा राजस्थान के ही सीकर की रहने वाली एक अच्छे परिवार की, माँ की बचपन में मौत हो गई, पिता एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई, घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल
उन्होंने अनुराधा को भी पढ़ाया, पढ़ने लिखने में तेज़। उसने बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस किया। फिर इसके बाद उसने शेयर मार्केट का बिजनेस शुरू किया। उसका एक पार्टनर था, लेकिन उस पार्टनर ने धोखा दे दिया। करीब 1 करोड़ का नुकसान हो गया। अब 1 करोड़ का नुकसान, लोग तकाजा करने लगे, अनुराधा क्या करे। उसने इधर उधर पुलिस से भी, बाकी लोगों से मदद मांगी, किसी ने मदद की नहीं। तब उस दौर में, ये किससे पहले की बात है, राजस्थान में एक बहुत बड़ा गैंगस्टर हुआ करता था, आनंद पाल। उसकी भी कहानी सुनाई आपको। तो आनंद पाल के बारे में पता चला, क्योंकि उसका एक दूसरा नाम लोगों ने रॉबिन हुड रखा हुआ था। तो यहीं से अनुराधा के जुर्म की दुनिया में एक तरह से सफ़र की शुरुआत होती है। जब उसे पता चला कि आनंद पाल मदद करता है, वो उसके पास पहुंची, उसने अपनी कहानी बताई। फिर वो कहानी एक इतिहास ही हो गई। वो आनंद पाल के करीब हो गई। आनंद पाल उसका बहुत ख़ास दोस्त बन गया। ज़िंदगी सब कुछ ठीक चल रही थी। आनंद पाल की सोहबत में अब अनुराधा को भी हथियारों का शौक़ हुआ। वो सुर्खियों में तब आई जब उसने AK-47 के साथ अपनी तस्वीर पोस्ट कर दी। फिर आनंद पाल के साथ साथ उसके जुर्मों को लेकर भी पुलिस उसे ढूंढने लगी, पर आनंद पाल का खात्मा हो गया कि एनकाउंटर में उसकी मौत हुई। अब आनंद पाल की मौत के बाद उसके दुश्मन अनुराधा के भी पीछे पड़ गए, क्योंकि उन्हें मालूम था वो उसके खेमे की है। अब अनुराधा इधर उधर भाग रही है। तभी उसे पता चला कि लॉरेंस बिश्नोई आनंद पाल और उसके गैंग को लेकर थोड़ी सी रहम रखता है, दोस्ती की भावना है। तो उसने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों से कांटेक्ट किया और उसी दौरान उसकी मुलाकात लॉरेंस गैंग के काला जठेड़ी से हो गई, जो हरियाणा के सोनीपत के करीब एक जठेड़ी गांव का रहने वाला। अब दोनों की मुलाकात हुई, धीरे धीरे दोस्ती हुई, दोस्ती प्यार में बदला। और इसी दौरान अब दोनों के पीछे पुलिस, लॉकडाउन शुरू हो चुका है, अब ये भाग रहे। अब साथ में चुके काला जठेड़ी और अनुराधा है, दिल में दोनों के मोहब्बत भी है। भागने के लिए भी इन्होंने रोमांटिक जगह चुनी। ये भागे, उसका सीधे उत्तराखंड पहुंचे। उत्तराखंड में जो फ्लावर्स वैली है, ये वहाँ गए, बहुत खूबसूरत जगह है। वहाँ छुपे, इधर उधर रहे। फिर वहाँ से मसूरी गए, वो भी एक रोमांटिक जगह है। फिर हिल एरिया पूरा देहरादून, वहाँ रहे। जब तक ये भागते रहे तब तक करीब रहे, साथ रहे, जहाँ जाते एक साथ रहते। और उसके बाद दोनों का प्यार और ज़्यादा परवान चढ़ने लगा। धीरे धीरे प्यार इतना हुआ कि अब दोनों ने कहा हम साथ रहेंगे। लेकिन फिर इनकी इस लव स्टोरी पे एक ब्रेक लगता है। 30 मई 2021 को ये दोनों फिर कहीं और अगले मंजिल पर जाने के लिए सहारनपुर के एक ढाबे में बैठकर खाना खा रहे थे। तभी वहाँ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम पहुँच गई और उसने उन दोनों को सहारनपुर के उस ढाबे से गिरफ्तार कर लिया। कहते हैं इस गिरफ्तारी के पीछे भी एक जाल बिछाया गया था। असल में लॉरेंस बिश्नोई गैंग को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक फ़ोन दे दिया था अनजाने में, और वो लेकर चले गए। अब पुलिस उस फ़ोन को सर्विलांस पर रखे हुई थी कि कहीं ना कहीं ये बात करेगा, और काला जठेड़ी उस वक्त वांटेड था। तो काला जठेड़ी को अगर फ़ोन करेगा तो ये उसको ट्रेस कर लेंगे। काम कर गया वो। लॉरेंस बिश्नोई ने काला जठेड़ी को फ़ोन किया अनजाने में, उसे मालूम नहीं था, और इससे लोकेशन मिल गया। सहारनपुर का पुलिस की टीम पहुंची और पकड़कर अनुराधा और काला जठेड़ी को दिल्ली ले आई। कोर्ट में पेश किया गया। अब दोनों जुडिशियल कस्टडी में तिहाड़ पहुंच गए। लेकिन जेल मैनुअल के हिसाब से तिहाड़ में मेल और फीमेल जो प्रिजनर हैं, कैदी हैं, उनको अलग अलग रखा जाता है। तो अब तक भागते हुए दोनों एक साथ थे हसीन वादियों में उत्तराखंड के। गिरफ्तारी के बाद अब दोनों जेल की सलाखों के पीछे, और वो भी अलग अलग। दोनों जुदा हो गए या जुदा कर दिए गए। अब दोनों परेशान, बेचैन, क्योंकि इश्क तो ऐसे ही होता है। लेकिन यहाँ पे फिर गुरु ने फ़र्ज निभाया। लॉरेंस बिश्नोई ने कहा मेरा गुर्गा उदास है। उसने कहा कुछ मिलने का बंदोबस्त करें। इत्तेफाक से किरण बेदी की एक शुरुआत इन लोगों के काम आई। जब किरण बेदी तिहाड़ जेल की DG हुआ करती थी, डायरेक्टर जनरल, तब उन्होंने एक नई शुरुआत की थी। तिहाड़ के अंदर वीक में एक दिन, शायद वेडनेसडे, जो मेल और फीमेल अलग अलग कैदी अलग अलग सेल में होते हैं, उनको उसी जेल के अंदर एक पार्क है, उस पार्क में कुछ घंटे के लिए बैठने या बातें करने की इजाज़त दे देते हैं। क्योंकि बहुत सारे मेल फीमेल कैदी दोस्त हैं, लेकिन अलग अलग हैं। तो वीक में एक दिन आप जेल के अंदर ही मिल सकते हैं, पुलिस की निगरानी में उस पार्क में बैठ सकते हैं कुछ घंटे। तो किरण बेदी की ये शुरुआत काला जठेड़ी और अनुराधा के काम आई। अब दोनों जेल के अंदर ही वीक में एक दिन मिलते। लेकिन प्यार करने वालों के लिए एक दिन और चंद घंटे तो नाकाफ़ी है।
क्या करें। खैर, इस दौरान में केस चलता रहा। अनुराधा के ऊपर इतना सीरियस एलिगेशन नहीं था आनंद पाल के अलावा कि उसे बहुत लंबे वक्त तक जेल की सलाखों के पीछे रखा जाता, इसीलिए उसे जमानत मिल गई। अब अनुराधा जेल से बाहर आ गई, जेल से बाहर आई तो अब एक तरह से वो आज़ाद थी मिलने के लिए। उसे भी मालूम था जेल के मैनुअल, नियम, मुलाकात के जो कानून होते हैं। अब वो मुलाकाती बनकर तिहाड़ जेल जाती और काला जठेड़ी से मुलाकात करती। मुलाकात बढ़ती रही, प्यार वैसे ही। फिर अचानक एक रोज़ उसने तय किया कि वो काला जठेड़ी के गांव जठेड़ी में ही जाकर रहेगी, उसके माँ बाप की सेवा करेगी। और वो पहुंच गए जठेड़ी गांव, काला जठेड़ी के घर। उसके माँ बाप के साथ रहने लगी, उनकी सेवा करने लगी, ठीक वैसे ही जैसे कोई एक आदर्श बहू करती है। लेकिन कानूनन बहू का दर्जा हासिल नहीं था क्योंकि उसके लिए शादी करनी थी। पर शादी कैसे मुमकिन थी? काला जठेड़ी जेल के अंदर, गुनाहों की फहरिस्त इतनी लंबी कि आने वाले कई साल तक जमानत की कोई गुंजाइश ही नहीं। तो बाहर आएगा नहीं, शादी होगी कैसे? अब ये सोचकर धीरे धीरे अनुराधा ने भी पढ़ने लिखने में तेज, फराटेदार, अंग्रेजी बोलने वाली, कंप्यूटर एप्लीकेशन में कॉलेज में पढ़ाई की। उसने लॉ की पढ़ाई शुरू कर दी, कानून की। उसने कहा कानून की पढ़ाई पढ़ लेते हैं, क्योंकि जिससे प्यार करते हैं कल को जिससे शादी होगी उसी के केस में मदद कर सकते हैं। कौन सी बारीकी, कौन सी सेक्शन, धाराएं कहाँ कमज़ोर कड़ी, पकड़कर अदालत में वकीलों की धज्जियाँ उड़ाएंगे। तो अब एक लेडी डॉन वकालत की पढ़ाई शुरू कर चुकी है, सिर्फ इसलिए कि ताकि अपने प्रेमी, अपने आशिक, अपने होने वाले पति की कानूनी तौर पर मदद कर सके। ये सारा सिलसिला चलता रहा। लेकिन प्यार की मंजिल शादी है और इस शादी के लिए दोनों सपने देखते रहे कैसे हो। तभी एक रोज़ ख्याल आया कि क्यों ना इस शादी के लिए कानूनी रास्ता चुना जाए। एक अच्छे खासे वकील भी मिल गए। अब ये दोनों ने एक एप्लीकेशन फॉर्म तैयार किया और कोर्ट में एक एप्लीकेशन डाल दी। एप्लीकेशन ये कि हम दोनों बालिग हैं और अपनी मर्जी से हम दोनों शादी करना चाहते हैं। अब अदालत के सामने अजीब सिचुएशन, एक बंदा जिसको बड़ी मुश्किल से पकड़ा है, 7 लाख का इनाम, 40-50 से ज़्यादा उसके ऊपर मर्डर, डकैती, रंगदारी, वसूली, ये सारे केसेस हैं, गैंग वॉर, ये सारी चीज़ें उसके नाम पे हैं। तो कैसे उसको शादी के लिए बाहर कर दे या जमानत दे दे? बड़ी लंबी बहस हुई अदालत में और दिल्ली पुलिस इसमें एक मुद्दई थी। उसने कहा नहीं, ऐसे लोगों को बाहर आप निकाल कर शादी कराएंगे, गैंग वॉर की ही हो सकता है हो जाए, इसके दुश्मनों की भी लंबी लिस्ट है, तो खूनी खेल होगा, उसमें पुलिस क्या करेगी? तो अपोज किया कि ऐसी कोई इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन काला जठेड़ी और अनुराधा के वकील ने एक बड़ी सही लाइन पकड़ी। उन्होंने बाकायदा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला दिया कोर्ट में और कहा कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 ये कहता है कि इस देश के हर नागरिक को जो बालिग है उसको शादी का हक है, और अगर उसे इस हक से वंचित किया जाए तो ये उसका संवैधानिक हनन है, उसके संविधान के हक से उसको महरूम किया जा रहा है। तो आर्टिकल 21 का उल्लंघन होगा। वकील साहब ने इस आर्टिकल 21 का बड़ा खूब इस्तेमाल किया अदालत के सामने, कहा, और उसमें है क्लियर कि सामने वाला कोई भी हो, अपराधी हो, मुजरिम हो, जेल के अंदर हो, इवन उसको सजाए मौत मिली हुई है, लेकिन अगर वो जिंदा है तो उसे शादी करने का हक है, बशर्ते सामने वाले भी शादी को तैयार हो, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, या लड़का हो या लड़की हो। तो आर्टिकल 21 हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का राइट है हर एक हिंदुस्तानी के लिए। तो इसी आर्टिकल 21 को हथियार बनाकर जब बहस शुरू हुई, फिर पुलिस को बुलाया गया, उन्होंने अपनी चीज़ें रखी। 1 मार्च, अभी 1 मार्च को, इसके बाद दिल्ली की द्वारका कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, इन्होंने अपना फैसला सुनाया। जज मिस्टर वासन थे, पूरा नाम इस वक्त याद नहीं है मुझे। तो 1 मार्च को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज दिल्ली के द्वारका कोर्ट का ये फैसला, बड़ा ऐतिहासिक फैसला, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन का हर भारतीय को यह हक देता है, तो यह हक काला जठेड़ी को भी मिलना चाहिए। लेकिन पुलिस की भी अपनी कुछ रिजर्वेशंस थी कि इसके बाहर निकलने से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो कोर्ट ने पुलिस का भी उस पहलू को ध्यान में रखा और इसके बाद कोर्ट ने ऑर्डर दिया
कि ठीक है, ये अदालत काला जठेड़ी और अनुराधा की शादी की इजाज़त देती है कुछ शर्तों के साथ। पहली चीज़ तो अदालत ने तारीख तय की 12 मार्च, यही यानी कि आज 5 मार्च है, ठीक 7 दिन बाद, शायद आज ही का दिन होगा, वो नहीं मंडे है शायद, या आज 12 मार्च 2024। शादी का जो वक्त मुकर्रर किया गया है वो है सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान, यानी कुल 6 घंटे होंगे दूल्हा दुल्हन के पास बारात लाने के लिए, बारातियों का स्वागत करने के लिए, पंडित जी की तमाम मंत्रोच्चारण, रस्में, वरमाला, सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए कुल 6 घंटे हैं। मुझे लगता है ये 6 घंटे काफ़ी होते हैं एक शादी के लिए। तो सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक के लिए, यानी 6 घंटे के लिए, अदालत ने तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई के बेहद खास शूटर गुर्गे काला जठेड़ी को शादी के लिए पेरोल दे दिया और कहा कि इन 6 घंटों में काला जठेड़ी को अपनी शादी करने का हक है और 4 बजे के बाद उसे तिहाड़ में वापस लाना है। इसके साथ ही कोर्ट ने एक दूसरा भी ऑर्डर पास किया। उन्होंने कहा अब शादी होगी तो जाहिर सी बात है, पति तो तिहाड़ में उसका घर है, वो तो चला जाएगा, पत्नी बेचारी क्या करेगी, कहाँ रहेगी। तो पति होने के नाते काला जठेड़ी ने कहा कि मैं अपनी पत्नी को सुरक्षित रख सकूं, इसके लिए मैंने गांव में उसके लिए एक घर बनाया है और घर बनाने के बाद हमारे अपने रीति रिवाज के हिसाब से उसका गृह प्रवेश ज़रूरी है और गृह प्रवेश के लिए कुछ रस्में हैं, तो गृह प्रवेश की रस्मों को भी पूरी करने की इजाज़त दी जाए। अदालत ने इसको भी माना और कहा ठीक है, 12 मार्च की सुबह 10 से 4 काला जठेड़ी और अनुराधा शादी की रस्में पूरी करेंगे और ठीक 4 बजे वो वापस जेल पहुंच जाएगा। इसके अगले दिन यानी 13 मार्च सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक, यानी कि 3 घंटे के लिए काला जठेड़ी को फिर से पेरोल पर रिहा किया जाएगा, ताकि इन 3 घंटों में वो गृह प्रवेश की सारी रस्में जो हैं वो पूरी कर सके। तो कुल मिलाकर 6 और 3 9 घंटे 2 दिनों में। 12 मार्च को 6 घंटे शादी के लिए, 13 मार्च को 3 घंटे गृह प्रवेश के लिए काला जठेड़ी को अदालत ने रिहा करने का हुक्म दिया। पर इसके साथ एक और चीज कही, अदालत ने कहा कि काला जठेड़ी के इतिहास को देखते हुए यह जरूरी है कि दिल्ली पुलिस काला जठेड़ी की शादी में, यानी कि उसे उसकी बारात को शादी के मंडप तक ले जाने के लिए और फिर गृह प्रवेश के लिए ले जाने के लिए अपनी बेस्ट टीम, यानी दिल्ली पुलिस के जो बेस्ट जवान हैं, जो किसी भी मौके का मतलब सामना कर सकते हैं, ऐसी पुलिस पार्टी को इसकी सिक्योरिटी में लगाया जाए। यानी कि जब 12 मार्च की सुबह 10 बजे काला जठेड़ी तिहाड़ जेल से निकलेगा तो अकेला नहीं होगा, पुलिस की पूरी बारात उसके साथ होगी और ये बारात ही पुलिस की उसे शादी के मंडप तक ले जाएगी। शादी की हर रस्म में पुलिस की नज़र दूल्हे पर होगी कि कहीं वो अपनी दुल्हनिया को लेकर भाग तो नहीं जाएगा। और इसके बाद जैसे ही शादी की रस्में पूरी होंगी, दूल्हे को यही बाराती तिहाड़ तक वापस पहुंचाएंगे और दुल्हन वहां से अपने घर जाएगी। अगले दिन फिर यही पुलिस के बाराती फिर से इस दूल्हे को निकालेंगे, गृह प्रवेश कराएंगे और फिर से दूल्हे को वापस लाकर जेल में डाल देंगे। कार्ड छप चुका है, मुहूर्त निकल चुकी है, तारीख वक्त तय है, बस अब तिहाड़ से बारात या दूल्हे का निकलने का इंतज़ार है। ये तो रही डॉन और लेडी डॉन की शादी की पूरी जो कैसे होगी सारी डिटेल। अब यहाँ पे जो एक नई चीज़ आई है, एक वकील साहब ने कहा है, वो ये कि शादी की इजाज़त तो कोर्ट ने दे दी आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे हवाला देते हुए। इसी कॉन्स्टिट्यूशन में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हर हिंदुस्तानी का अधिकार है। शादी के बाद एक पत्नी का अधिकार है कि वो मां बने। क्या इस अधिकार से कोई भी कोर्ट उसे वंचित कर सकता है? ये भी उसकी मौलिक बुनियादी अधिकार का हनन होगा। तो कोई हैरत की बात नहीं होगी अगर इस शादी के संपूर्ण होने के कुछ वक्त के बाद एक और एप्लीकेशन कोर्ट में जाए और इस बार दूल्हा दुल्हन या फिर सिर्फ दुल्हन अपने अधिकार की मांग करे कि अब मैं चूंकि मिसेस काला जठेड़ी, मतलब नाम तो असली संदीप है, मिसेस संदीप हूं, मेरी शादी हो चुकी है
और बाकी बीवियों की तरह, सुहागनों की तरह मुझे भी माँ बनने का हक है। तो माँ बनने का हक न छीना जाए और वो माँ बने, इसके लिए ज़रूरी है कि कुछ दिन वो अपने पति के साथ गुजारे। तो क्या अदालत उसके इस एप्लीकेशन को खारिज कर पाएगी? कुछ ऐसे इंसिडेंट हैं, मुझे याद है, जैसे एक बिहार में केस था, एक ऐसे ही बाहुबली डॉन का, एक यूपी का था, जिसमें ऐसी पत्नियों ने अर्जी लगाई थी और कोर्ट ने बाकायदा इजाज़त दी थी और फिर वो माँ बाप भी बने। तो फिलहाल ये ज़रा जल्दबाजी है, लेकिन इस बात को रोल आउट नहीं किया जा सकता। तो अभी तो तिहाड़ से बारात निकलने की उम्मीद है, इसके बाद देखिए आगे इस बारात के बाद माँ और बाप बनने के लिए आगे क्या कानूनी लड़ाई और कब शुरू होगी, पर होगी ज़रूर, तो उस पर भी बात करेंगे। तो फिलहाल कहानी में आज इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। तो आज अंकित शाक्या, इनका जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे अंकित। साथ ही लवली, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे लवली। और ये आदित्य नारायण आर्या की पत्नी है। हैप्पी ढिल्लो का भी हैप्पी वाला बर्थडे है, तो हैप्पी ढिल्लो जी, हैप्पी बर्थडे। बापू तरफदार, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे तरफदार साहब। और ये वरुणा तरफदार के पति हैं, एंड थैंक यू सो मच इस प्यार भरे मेल के लिए। इसके अलावा इलीन, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे इलीन। और ये रीटा मेंडोंजा, उन्होंने भेजा है, रीता जी थैंक यू सो मच। स्पर्श, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे स्पर्श। और ये आनंद और विकास सिंह के बेटे हैं और भेजा है शिखा और अमन जी ने। साथ ही नैतिक तंवर, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे नैतिक। और ये भेजा पारस तंवर ने है। अमल कुमार दास जी, 4 को इनका बर्थडे था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे अमल। ये अमल्यान, बल्कि अमल कुमार दास जी, हैप्पी बर्थडे। और ये अमल्यान कुमार दास के पिताजी हैं। साथ ही प्रतीक कुमार सुरेखा, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे प्रतीक। ये भेजा है नवनीत जी ने, हनुमान प्रसाद जी ने, एंड पूरी बजोरिया फैमिली ने। गोलू, इनका कल बर्थडे था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे गोलू। और ये भेजा है कमल नारायण, बल्कि कमल नयन ने, और इनकी दादी दादा ने। समर, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे समर। भेजा है आकांक्षा और आकाश ने। साथ ही मोहन कासवान, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मोहन। इसके अलावा आज अंजू और विक्रम, इन दोनों की मैरिज एनिवर्सरी, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। ये दिल्ली में रहते हैं। बहुत सारे लोगों ने कल की कहानी पे मेल भेजा था, सभी का नाम लेना मुमकिन नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने कुछ सवाल पूछे थे। जैसे दीप दास मुख हैं, इन्होंने एक सवाल पूछा। वीरेंद्र कुमार जायसवाल, इन्होंने पूछा। तुलसीदास ने पूछा। इसके अलावा विक्रम ने पूछा। साथ ही रूबी ने पूछा। और ये कॉमन क्वेश्चन इसलिए एक ही साथ इन सबके उठाए। इन सभी का कॉमन क्वेश्चन ये था कि जिस तरीके से इंद्रानी इंटरव्यू में बात कर रही थी, तो वो कन्विंस नहीं कर पा रही थी कि वो बेकसूर है। कुछ लोगों ने तो ये भी लिखा कि आपने प्लेटफॉर्म दिया था, तो क्या सच में वो कातिल नहीं है, क्या उसे फंसाया जा रहा है? तो पहले तो जो सवाल थे वो मैं उसको आपको जवाब देता हूँ, फिर मैं अपनी राय देता हूँ। एक ये कि जो लोगों ने पूछा क्या क्या एविडेंस है। जिस दिन ये कत्ल हुआ उस दिन इंद्रानी मुखर्जी का फ़ोन का लोकेशन अदालत के दस्तावेज में है कि वो कहाँ थी। उस रात शीना बोरा की कार में बॉडी पूरी रात इंद्रानी मुखर्जी के ही मुंबई के फ्लैट में, घर में रखी हुई थी, उसके गैराज में। इंद्रानी मुखर्जी का जो लोकेशन था आपके रायगढ़ में, जहाँ से बॉडी के पार्ट्स मिले थे, वो भी इस्टेब्लिश हुआ। इसके अलावा जो फ़ोन थे, उस फ़ोन से लगातार जो मैसेज हो रहे थे, वो मैसेज राहुल से ज़्यादा इंद्रानी मुखर्जी के खिलाफ गए। इंद्रानी मुखर्जी वो लेडी थी जिन्होंने सबसे पहले कहा था कि शीना यूएस में है, जबकि उसका पासपोर्ट देहरादून में था। डीएनए के रिपोर्ट पर भी उंगली उठाई, लेकिन डीएनए के रिपोर्ट में 2 जो स्केलेटन मिले थे, उनमें से ये था कि दूसरा हो सकता है। तो उसका जवाब ये है कि दूसरा इसलिए नहीं हो सकता कि 2 हैं। अगर पहला ही मैच कर गया ब्लड सैंपल से, तो दूसरे का करने का मतलब नहीं बनता है। अब दूसरा किसका है, अगर वो कोई डाउट हो तब तो उसका किसी से कराया जाए। यहाँ मैच हो गया तो कोई मतलब नहीं बनता। तो ये सारी चीज़ें थी जो टोटली अगेंस्ट खिलाफ है। अब मेरी राय पूछिए तो क्या है, तो कहते हैं कि कानून में जब तक
या क्राइम रिपोर्टिंग में अदालत अपना फैसला नहीं सुना देती, आप अपना जजमेंट नहीं दे सकते कि वो कसूरवार है या बेकसूर है, वो कातिल है या नहीं है। लेकिन हाँ, जो आपने देखा, जो एविडेंस हैं, जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, उसके बिना पर आप अपनी एक राय ज़रूर रख सकते हैं, आखिरी फैसला नहीं दे सकते। या फिर आप बॉडी लैंग्वेज, बातचीत से, आप लोगों ने तो इंटरव्यू सुना, मैं तो करीब 1 घंटा सवा घंटा रहा, सामने से भी बात की, देखा, फेस का रिएक्शन भी ऑब्जर्व किया, बॉडी लैंग्वेज भी ऑब्जर्व की। जो मेरी राय है वो ये है कि जब इंद्राणी मुखर्जी इंटरव्यू दे रही हैं और सारे सवालों का जवाब दे रही थी, इससे पहले भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्री में सारी बातें की, इसके अलावा 1-2 जगह और भी बातें की। उन्हें मालूम है कि बेसिक सवाल उनसे क्या पूछे जाएंगे और उन्हें पता है कि उसको कैसे हैंडल करना है। उनके पीछे पूरी एक वकीलों की फौज है, बैटरी है, और वो बाकायदा उन्हें बताते हैं कि आपको कहाँ कब क्या बोलना है, कहाँ पे क्या ट्विस्ट करना है। हालांकि वो इतने ज़्यादा लोगों से बात कर चुकी हैं कि उन्हें यही पता नहीं कि पिछले इंटरव्यू में किससे क्या बोला था, तो अपनी ही बातों को गलत कर देते हैं साबित। लेकिन मेरी जो सारी चीज़ें थी, जो पूछा, देखा, बात की, मेरी नज़र में अगर मैं कहूँ कि मैं क्लीन चिट दे रहा हूँ तो फिर ये पेशे से बेईमानी होगी, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि इस मामले में वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से इन्वॉल्व है। हालांकि फैसला आखिरी कोर्ट को लेना है और हो सकता है कई बार कुछ चीज़ें आप सोचते हैं और हैं, होता कुछ और। लेकिन जितने एविडेंस हैं, मैं खुद चूँकि मुंबई में इतने दिन तक कवर किया, छोटी छोटी चीज़ें इसमें देखी, छोटी छोटी रिपोर्टिंग भी आई, इंफॉर्मेशन भी आई, पूरी फैमिली से लेके, यहाँ से लेके हर चीज़, तो उसको देखते हुए फ़िलहाल जो सारे एविडेंस हैं वो इंद्राणी के ही खिलाफ है। तो अगर खिलाफ है तो इसका मतलब है कि इंद्राणी अक्यूज़ड है। लेकिन हाँ, हैरत इस बात पर होती है कि एक ऐसा केस जो पूरी देश में सुर्खियों में रहा कई दिनों तक, मतलब 15-20 दिन तक तो नॉन स्टॉप कवरेज चलती रही थी और इतना हाई प्रोफाइल, मुझे याद नहीं कि और बाकी केसेस में ऐसा कोई एग्जाम्पल सेट होगा। इसमें जितने भी अक्यूज़ड हैं मेन, वो सब बेल आउट हैं, सब जमानत पर है। इंद्राणी मुखर्जी बाहर हैं, उनके हस्बैंड पीटर मुखर्जी जमानत पर बाहर हैं, उनके एक्स हस्बैंड संजीव खन्ना जमानत पर बाहर हैं, उनका ड्राइवर श्यामवर राय जमानत पर बाहर है। 4 अक्यूज़ड हैं मेन, चारों जमानत पर बाहर है और अभी लोअर कोर्ट का फैसला भी नहीं आया। तो फिर कई बार वही बात होती है कि क्या कानून अमीरों के लिए अलग और गरीबों के लिए अलग होता है। ऐसे कितने केस हैं मर्डर के ही, जिसमें जब तक फैसला नहीं आता लोग बरसों जेल में रहते हैं। अब वही देख लीजिए जो एक कहानी सुनाई थी आपको, लालचुंग की आसम की, 54 साल तक बिना ट्रायल के, बिना मुकदमे के जेल में रहा। वो बंदा अपने 77 साल की उम्र से 54 साल तो बिना मुकदमे के जेल में काट दिया। उसकी सज़ा भी क्या होती, अगर होती साबित तो 10 साल भी नहीं होती, और 54 साल बाद उसे 1 रुपये के बॉन्ड पर रिहा कर दिया गया। कानून है या मजाक है? तो ऐसे केसेस के बाद फिर ये सारे सोचने पे मजबूर होता है इंसान कि कानून हर एक के लिए बात सच में बराबर है या अमीरों के लिए अलग, गरीबों को अलग चश्मे से देखता है।